के साथ। वो और बात है कि उसके 2 महीने गुजरने के बाद भी अभी तक मुआहदा नहीं हुआ। आज उम्मीद है कि आज वो मुआहदा बोर्ड कर देगा अप्रूव। 24 घंटे के अंदर मस्बत जवाब दिया। साथ इन्होंने खत लिखा और उन्हें कहा कि जी अगर आप हम चाहते हैं कि हम ये करें, हम बिल्कुल करेंगे, इसके लिए ये कुछ इकदामात हैं जो आपको लेने पड़ेंगे जिससे ये मुमकिन हो सकेगा कि हम आपकी इसके अंदर मदद कर सकें। 2 महीने का लफ्ज, 2 महीने का वक्त। और मैं आपको ऑन एयर बोल रहा हूं, मुझे नहीं याद कि कभी 3 साल में वजीर था, किसी ऑपोजिशन के एमएनए ने भी, वजीर छोड़ें, किसी एमएनए ने भी मुझसे कोई राब्ता करने की कोशिश की हो, टाइम मांगा और मैंने उसको टाइम ना दिया हो, कभी एक दिन भी इंतजार करवाया हो। 2 महीने सूबे का वजीर खजाना मीटिंग मांग रहा है और ये जो ताकत के नशे के अंदर इस वक्त धोते हैं, उनको सवाए डंडे और ताकत के अलावा नजर नहीं आ रहा। किसी ने गलत फहमी इनको पैदा कर दी है कि ये वाइसराय बन गए हैं पाकिस्तान के। किसके ये नुमाइंदे हैं, वो इन्हीं से पूछें कि ये किसके समझते हैं नुमाइंदे हैं कि जो वाइसराय के। 2 महीने वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मीटिंग का टाइम नहीं दिया जाता। 2 महीने, इससे बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत क्या हो सकती है? इनको फिक्र थी कोई आईएमएफ एग्रीमेंट की? इनको कोई फिक्र थी आईएमएफ एग्रीमेंट की? इनको तो अगर वजीर खजाना बोला था और मस्बत जवाब दिया था, इनको तो अगले दिन बुलाना चाहिए था। 2 महीने मुलाकात नहीं की। जिस वक्त अभी ये खत लिखा तो आप कहां से निकल आया टाइम मुलाकात का? भी तो 1 घंटे मुलाकात करके आए तैमूर जगड़ा वहां पे मिफ्ताह इस्माइल के साथ। ये भी आपको बता देंगे वहां पे क्या हुआ। ये कैसे टाइम निकल आया? क्योंकि आप ताकत के नशे में धुत थे। आपको पता था कि आप पहले भी सियासत कर रहे थे, आप पिछले 2 दिन से भी सियासत कर रहे हैं इसके ऊपर। उनकी शौकत तरीन की फ़ोन कॉल आ गई। शौकत तरीन की फ़ोन कॉल के अंदर पहले तो जाहिर है कोई मुल्क के अंदर कानून शानून तो बचा ही कोई नहीं है, वो टैपिंग हो रही है, खुलेआम कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन करें, वो एक अलग कानूनी मसला है, वो कर लेंगे। उसके अंदर वो पुराना काम इन्होंने शुरू किया हुआ है, कट पेस्ट वाला तो करते ही रहते हैं, वीडियो भी बना लेते हैं कट पेस्ट करके, ऑडियो भी बना लेते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं किया, वो करते रहते हैं। लेकिन जो चला भी है, मुझे ये बताएं उसमें शौकत तरीन क्या क्या है? शौकत तरीन ये कह रहा है कि भाई लोगों, और यहाँ पे जाहिर है पिछले 2-3 दिन से सैलाब के ऊपर बातचीत हो रही है। आज रात इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के साथ बैठ के सारी दुनिया में फैले हुए जो पाकिस्तानी हैं उनसे अपील करने जा रहे हैं कि वहाँ से इमदादी रकूम भेजी जाएँ ताकि रिलीफ का काम जो है उसके अंदर मज़ीद तेज़ी लाई जा सके। बाकी सिंध और बलूचिस्तान के अंदर काम करना है, उसकी सबकी तैयारी हो रही है। इस सारे के अंदर ये बात शौकत तरीन साहब जो वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, जो रेवेन्यू के अखराजात के मसाइल को समझते हैं, नंबर को समझते हैं, उन्होंने कहा दोनों वज़ीर ख़जाना को, पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, कि देखो तुम लोगों को वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहिए कि आईएमएफ के पास जाएं वापस और आईएमएफ से ये मुतालबा करें कि देखो हमारे पास सैलाब आ गया है, एक उमूमी सूरत हाल नहीं है, इस खुसूसी सूरत हाल के अंदर फौरी तौर पे हमें अखराजात करने हैं, तो जो पहले आपने सूबाई सरप्लस हमसे मांगा हुआ था, जो एग्रीमेंट में था, उसके अंदर रियायत दें। कोई जी शऊर इंसान बोल सकता है कि ये अच्छी एडवाइस नहीं है? क्या इमरान खान ने जिस वक्त कोविड आया था तो खुद ज़ाती तौर पे आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर को फ़ोन कॉल करके पाकिस्तान के लिए यही रियायत नहीं ली थी, फिस्कल स्पेस नहीं ली थी? क्या दुनिया में तमाम ममालिक जो हैं उनके लिए ज़्यादा वसाइल पैदा करने के लिए, क्योंकि कोविड की एक आफत आ गई थी, क्या दुनिया के अंदर डेट रिलीफ का प्रोग्राम नहीं लाया गया? क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी OECD ने क्या कर्ज के अंदर जो है रिस्ट्रक्चरिंग नहीं की थी? क्या ये ख़राब चीज़ होती है तो सारी दुनिया क्यों कर रही थी? इसी तरीके से पाकिस्तान के लिए एक नागानी आफत आई है और उसके अंदर मंतक बनता है। इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या कह रहे हैं? सारे पाकिस्तान से, सारी दुनिया से शहबाज शरीफ जो हैं बाहर की मुल्कों से, कुव्वतों से ये कह रहे हैं कि हमारी मदद करें। एक नागहानी आफत आ गई है मुल्क के अंदर, इसके लिए पाकिस्तान को वसाइल की ज़रूरत है, इसमें हमारी मदद की जाए। मुझे ये बताएं कि अगर आप बाहर की हुकूमतों से पैसा मांग रहे हैं तो आप क्यों नहीं आईएमएफ से कहेंगे कि यार
सिर्फ हमें इस साल के लिए ये जितना हमें अखराजात करने हैं इसके फ्लड के रिलीफ के लिए, सैलाब के रिलीफ के लिए जो हमें अखराजात करें, उतनी आप हमें गुंजाइश दे दें कि हम अपना पैसा इस्तेमाल कर सकें, हम दूसरों से ना मांगें, हम अपना पैसा इस्तेमाल कर सकें। इसको ऐसे बना दिया जैसे पता नहीं क्या कोई बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये 17 जुलाई के बाद से ख़ास तौर पे इनको वाज़े हो चुका है कि ये इमरान खान का मुकाबला सियासी तौर पर कर नहीं सकते। जिस सियासी मैदान के अंदर जाते हैं इनको शिकस्त फाश नज़र आती है। आगे पंजाब के अंदर बुरी तरीके से शिकस्त हुई उनको, कराची का इलेक्शन हुआ, बुरी तरीके से शिकस्त हुई उनको, उसी लिए वो उसके बाद वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से ही भाग गए। अभी आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, वहाँ पे भी नज़र आ जाएगा। तो अब ये एक बौखलाई हुई हुकूमत है जो चाह रही है कि किसी ना किसी तरीके से कोई गैर सियासी बुनियाद पे हम कोई मुद्दा खड़ा करके इमरान खान को काबू कर सकें। इमरान खान के साथ पाकिस्तान की कौम खड़ी हो चुकी है और आप जितनी कोशिश करेंगे इमरान खान को दबाने की, वो उतनी ही उनकी मकबूलियत के अंदर इजाफा होता जा रहा है। अब मैं तैमूर से रिक्वेस्ट करूंगा कि दो चीज़ें, एक तो ख़त में इन्होंने लिखा क्या था वो ज़रा सी उसकी तफसील बता दें, और मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ जो भी इनकी मीटिंग हुई है उसमें क्या हुआ उसका जिक्र कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इसमें असद साहब ने जो पहली बात कही है, जो ख़त उनको 26 अगस्त को लिखा था, उससे पहले उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बयान करना ज़रूरी है। वो शुरू होता है एक्चुअली फाटा के मर्जर से। फाटा का मर्जर हुआ था मई 2018 में, और उस वक्त उनके लोगों से एक कमिटमेंट की गई थी कि उनको चूँकि 70 साल इग्नोर किया गया, मेन स्ट्रीम में लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खैबर पख्तूनख्वा को दी जाएगी, और उनकी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आप एजुकेशन देख लें, हेल्थ देख लें, आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, पुलिस वहाँ पे नहीं थी, जुडिशरी वहाँ पे नहीं थी, लोगों का और जो 20 साल में वहाँ पे मिलिटेंसी के अगेंस्ट जंग हुई थी, उनको मेन स्ट्रीम करने के लिए जो है पैसे खर्च करने पड़ते। उस वक्त की गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट, सरताज अजीज़ कमेटी रिपोर्ट में ये वादा किया, आज मिफ्ता इस्माइल साहब को दोबारा पढ़ा, कि ओवर एंड अबव द शेयर ऑफ द PSDP जो उस वक्त बनता था 22 अरब, 3% ऑफ द NFC विल बी गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ फाटा फॉर 10 years। वज़ीर ख़जाना जब वो मर्जर हुआ, जब ये कमिटमेंट हुई कबायली अज़ला के लोगों के साथ, और खैबर पख्तूनख्वा को जिस बेसिस पे ये दिया गया, तो वज़ीर ख़जाना उस वक्त थे मिफ्ता इस्माइल साहब, आज वो माने भी, ठीक है जी। उसके बाद हमें जब कबायली अज़ला मिले तो 3 साल हमने कोशिश की है, और बल्कि सबसे पहले जो वज़ीर ख़जाना थे हमारे असद साहब थे, कि इसको बेहतर तरीके में कैसे हल करें, क्योंकि जिन चैलेंजेस में हमें इकॉनमी मिली थी तो पैसे नहीं थे, लेकिन इसी को लेके हमने एनालाइज किया, और असद साहब ने फिर एक प्लान बनाया कि हमें हर साल जब तक रिसोर्सेज ना आए, जब तक NFC ना हो, उसकी भी कोशिश की। सबसे पहले असद साहब ने बुलाई कि हम उनका बजट ज़्यादा करते जाएंगे, और वो हम करते गए। उसके लिए इनसे भी आर्ग्यू करना पड़ता था, असद साहब को भी ख़त लिखे थे। उसके बाद जब हफीज़ शेख साहब आए थे उनको भी ख़त लिखे थे। जब पहला MOU था, ऐसे ही ख़त हमारे MOU एक्सेप्ट करने की कंडीशनैलिटी थी, और मैंने ख़ुद लिखा था। उसके बाद हमने पहले साल उस कबायली अज़ला का बजट इंक्रीज़ किया। जब दूसरी बार हमसे MOU पे साइनिंग मांगी, शौकत तरीन साहब वज़ीरे ख़जाना थे, ऐसे ही उनके साथ बात हुई, और उन्होंने हमारे डिमांड्स मान के हमें 25 अरब रुपए की रिकॉर्ड NHP का एक ग्रांट दिया हमारे बकाया जात के। तो जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई तो बड़ा क्लियर था कि इनको ये बताना पड़ेगा, मुझे पार्टी की पॉलिटिक्स को अलावा रखते हुए, कि कबायली अज़ला पे हमारे साथ काम करें, इन पे इन्वेस्टमेंट, इनकी सिक्योरिटी, उसका पूरे पाकिस्तान पे असर, ये एक नेशनल कॉज है। पहले ख़त लिखने से पहले भी, जो कि जुलाई में लिखा था, बजट से पहले, मैं सिर्फ मिफ्ता इस्माइल साहब से ना मिला,
NEC में ये जिक्र प्राइम मिनिस्टर साहब को किया, सारी जो फेडरल काबीना है उनको किया। उन्होंने फिर कहा कि मिफ्ता इस्माइल से जाके मिले, उनका रात तक इंतज़ार किया 2 बजे तक। फिर नेक्स्ट डे उनसे मुलाकात हुई, वहाँ पे उन्होंने ये कमिटमेंट की, मैंने याद दिलाई कि उन्होंने ये कहा कि ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे खर्चे पूरे नहीं होंगे फाटा के। 2 मेरे बड़े इश्यूज़ हैं फाटा के, NHP के, आप ये सॉल्व करें। उन्होंने कहा मैं अपनी बजट स्पीच में ये कह दूंगा। मुझे बाद में इंफॉर्मेशन मिली कि इन्होंने कैबिनेट में डिस्कस किया, वो नहीं किया। इसको मिफ्ता इस्माइल साहब डिनाई करें कि हम मिले या नहीं मिले उस वक्त। उसके बाद ऑब्वियसली जब IMF के MOU का टाइम आया, हमने हाथ उठाया कि आपको याद है हम पूछ रहे थे अभी आप सरप्लस मांग रहे हैं, तो हमारे साथ बैठे। 5 जुलाई को टाइम मिला, जो असद साहब कह रहे हैं। 5 जुलाई को उनसे मीटिंग की। उन्होंने एक 3 लाइन का खत दिया, वो भी मैंने जो है वो एज ए कंडीशन निकाला था कि हम आपके इश्यूज़ पे इमीडिएटली आफ्टर काम करेंगे। और उसके बाद मैंने अपने सेक्रेटरी फाइनेंस को कहा कि ना सिर्फ साइन करें, विदिन 24 आवर्स उनको पहुंचाएं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है। और 6 जुलाई को ये पहुंचाया। आपको पता है वरना ये सरकारी प्रोसेसेस टाइम लेते हैं, एक मीटिंग ने ये 50 दिन लिए ना। तो 6 जुलाई को उनको वो खत पहुंचाया। फिर उसके बाद कोई 5-6 बार, मैं वो स्क्रीनशॉट्स लीक नहीं करूंगा, लीक्स का एक कल्चर है मिफ्ता साहब को, लेकिन मैंने अपनी पेशावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी डेट्स बताई हैं जब मिफ्ता साहब को मैसेजेस किए हुए, अपने फ़ोन से ही मैं रीड कर रहा था, आज कल अगले हफ्ते, राइट। उन्होंने पब्लिकली कहा कि इसलिए नहीं दी कि उनके सेक्रेटरी के कमर में दर्द था या वो हज पे गए हुए थे। मुझे नहीं पता, असद साहब शायद बता सकेंगे कि ये पूरी फाइनेंस डिवीजन में एक सेक्रेटरी और मिनिस्टर के अलावा कोई नहीं होता जो ये इश्यूज प्रोसेस कर सकता है। डर मुझे ये था उनकी अपनी पार्टी उसके पीछे लगी हुई है कि मिनिस्टर चेंज हो जाएगा, सेक्रेटरी इनका पता नहीं होता कब चेंज करते हैं, सब कुछ दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है और मैंने ये देखा है कि इनके जो सारे चमचे हैं जिन्होंने पहले ये इशू उठाया फिर आज उठाया, कभी जब मैं ये बातें कहता रहा हूं, इन्होंने कभी फाटा की बात नहीं की, इन्होंने कभी खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं की। अगर हम पे पाकिस्तान के लोगों का हक उठाने के आवाज़ के लिए जो है आपने सवालिया निशान हमारी लॉयल्टी पे लगाना है तो वो आप लगाएं। हम पाकिस्तान के लोगों का हक डिफेंड करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है, फाटा पाकिस्तान का वो हिस्सा है जिसकी अहमियत सबसे ज़्यादा है। मिफ्ता साहब ने एक और बात कही कि सिर्फ वफाक ने पैसे जो है वो फाटा पे लगाए हैं। 2 बातें मैं कहूँगा, अगर सिर्फ वफाक ने लगाए हैं तो इसका मतलब इमरान खान ने लगाए हैं, और ये मैं रिकॉर्ड पे कह चुका हूँ कि इमरान खान वो प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कबायली अजला का बजट 40 अरब से 130 अरब तक बढ़ाया। ये बात उनकी तब भी इसलिए गलत है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा ने वो वाहिद सूबा है बाकी सूबों का शेयर ना मिलते हुए कि उसने फाटा पे पैसे जो है वो हर साल लगाए हैं। अभी उनको स्लाइड पे दिखाया है कि पिछले साल कोई 15 अरब, और हमें अपने पैसों का इशू होता है। मेरा अकाउंट 1 अक्सर नेगेटिव में होता है, लेकिन हम फाटा पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मैं आप सबको जो है वो रिक्वेस्ट करता हूँ जाके वहाँ पे हालात देखें। उन लोगों की लॉयल्टी हमने लेनी है, उनका ट्रस्ट पाकिस्तान के स्टेट पे डेवलप करना है। अगर उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट लड़ रही है तो ये कोई बुरी बात है। हम अपना जॉब ना करें, पाकिस्तान का इंटरेस्ट सिर्फ तब हर्ट होगा, ये मैं आपको वहाँ की ज़हनियत की बात कर रहा हूँ, जब इस्लामाबाद या लाहौर या कराची में ड्राइंग रूम में बैठे हुए लोग जो हैं उनको तकलीफ होगी तो IMF से $2 अरब लेने पड़ेंगे। ये सेंस ऑफ डेप्रिवेशन ना फैलाएं। मैं कौन सा फाटा का शहरी हूँ, मैंने 10-15 साल जो है प्रोफेशनली बाहर ही गुजारे हैं, लेकिन जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली ये सारा कुछ अपने आंखों से देखा। क्यों वहाँ पे डेप्रिवेशन है, क्यों हर चीज़ पे वो
सिटिंग गवर्नमेंट से नेगोशिएट करना चाहते हैं। उनके पास 70 साल वादे हुए हैं। अभी भी जब मीटिंग में गए, और मैं मिफ्ता साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने टाइम दिया, हमें इन चीज़ों पे मिल के काम करना पड़ेगा। एक कमेटी भी बनाई, उस कमेटी में हमने ये भी कहा कि कम से कम फाटा का इशू महीने में हल कर देंगे। आई होप वो मिनट्स में आ जाएगा। लेकिन वहाँ भी, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सवाल मिफ्ता साहब ने पहले पब्लिकली किए, पोस्टें कितनी बनाई हैं, क्यों बनाई हैं, खैबर पख्तूनख्वा ने पैसा लगाया या नहीं लगाया, खैबर पख्तूनख्वा को तो हम पैसे देते हैं। एक सवाल मैं करता हूँ वो ये कि आप मुझे ये बताएं, और वहाँ पे मैंने किया कि आप ये चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जब NFC नहीं हुआ बाकी सूबे के पैसे कबायली अजला पे लगाए, फेडरल गवर्नमेंट हमें ये कह रही है या नहीं? क्योंकि वो पैसे NFC के शेयर के कबायली अजला के नहीं है। जब NFC नहीं हुआ तो वो फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसे दे, तो उसका मुझे जवाब नहीं मिला और मिल भी नहीं सकता। आई होप इसके बाद मीटिंग्स जल्दी मिलेंगी, राइट? और यही तो चीजें खत्म उठाएं, और ना आपको खत लिखना पड़ेगा दोबारा, और ना सारे पाकिस्तान की मीडिया पे तूफान खड़ा करना पड़ेगा कि वजीर खजाना वफाक का वजीर खजाना सूबे के साथ मिलकर बैठ जाए। और इस पे भी जी, खत पे मैं दो चीजें कहूंगा। खत को मैं ऑन करता हूं, मैंने साइन किया, हो ही नहीं सकता कि मैं ऑन ना करूं। खत में लिखा, कोई देख ले, चैलेंज कर ले, और खुद लिखा है। कोई कह रहा था किसने लिखा है, मैं जी 15 साल काम कर चुका हूं कॉर्पोरेट, उसमें खुद अपनी चीजें खुद लिखता हूं, समरीज भी अक्सर खुद लिखवाता हूं। खत में जी, खत को मैं ऑन करता हूं क्योंकि उसमें लिखा है। मुझे खत्म करने दें, मुझे खत्म करने दें। खत में लिखा है कबायली अजला के बजट का इशू सॉल्व करना चाहिए। खत में लिखा है कि NHP के जो रनिंग फाइनेंसेस हैं वो हमें देने चाहिए, जैसे अपनी गवर्नमेंट में पिछले साल में 68 अरब रुपए मिले थे। ये भी एक MOU के तहत है, और वो MOU भी साइन हुआ है 2016 में, और उस पे साइन है परवेज खटक के और ख्वाजा आसिफ के। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है हमें 1 रुपए नहीं मिला। तो खत को मैं इसलिए ऑन करता हूं, और उसमें तीसरी चीज ये लिखी है कि NFC बुलाएं ताकि हम ये इश्यूज परमानेंटली सॉल्व करें। और उसमें चौथी चीज ये लिखी है कि जब सैलाब आया और ये हमारा डेफिसिट पहले से है, तो हम कैसे सरप्लस छोड़ने के पोजीशन में होंगे। उसमें जानबूझ के ये नहीं लिखा कि हम अपनी IMF की कमिटमेंट से पीछे जाएंगे। कोई जाके ये दिखाए, और ये इसीलिए लिखा इस तरीके से कि स्टेट को कोई डिफिकल्टीज ना पड़े। ऐसे नहीं किया कि हमारे MNAs ने उसी IMF के डील के अगेंस्ट जाके पार्लियामेंट में वोट किया। इसी वजह से इसी तरीके से लिखा, और इसीलिए जो है वो ऑन करता हूं क्योंकि वो हमारे लोगों के इंटरेस्ट में था, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में था, और करना इनको ये चाहिए था कि वही इस्तेमाल करके, और मेरे ख्याल में वो करेंगे भी आगे अपनी सियासत खेल के, ये इस्तेमाल करके IMF को दिखाना कि ये जो अभी 10 अरब डॉलर का कॉस्ट आएगा, 2010 में आया था, 10 अरब डॉलर होते 2000 अरब रुपए। इसमें जैसे हमने कोविड में एडजस्टर लिया था, डेट जो है वो रिस्ट्रक्चर किया था, कि ये कंडीशनैलिटीज जो हैं वो ये आसान करें। और अगर ये गलत होता तो कल इस पे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो का भी ये बयान ना आता। तो बिल्कुल जी मैं उस वक्त को ऑन करता हूं। उस ऑडियो के कंटेंट जो है उस कर रहे हैं, और दूसरा ये बताइए कि वो मुझे बताइए कि नेशनल इंटरेस्ट और कन्वर्सेशन हुई या नहीं इसके साथ मशरूत किया गया है शौकत तरीन साहब के अल्फाज के मुताबिक। दोनों एक ही सवाल नहीं, सवाल वो भी वही कर रहे हो, मैं भी वही कर रहा हूं कि क्या नेशनल इंटरेस्ट हुई या नहीं हुई शौकत तरीन के साथ। और दूसरा ये जो IMF के डील की आप बात करें, एक होता बैक आउट करना और एक होता रीनेगोशिएट करना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इट टेक्निकली। भाई मैं आपको तैमूर ने पहले बता दिया
उस खत के, मैं वही बोल रहा हूँ, रियलिटी क्या है? रियलिटी है खत, बाकी रौला है। हकीकत सिर्फ अभी तक एक खत है। उस खत के अंदर कहीं लिख रहा है कि हम रिलीज करें डील से, कहीं पे लिखा हुआ है वहां पे। हो क्या रहा है, एक ट्वीट आती है, वो ट्वीट में कहते हैं जी उन्होंने आईएमएफ को खत लिख दिया, वो झूठ साबित हो गया। आईएमएफ को कोई खत नहीं लिखा, ये झूठ निकला। उसके अंदर ये लिखते हैं कि ये लिखा गया है कि हम डील से निकल जाएंगे, वो झूठ साबित हुआ। सोशल मीडिया पे लगा हुआ खत, जाके पढ़ लें, सब पढ़ सकते हैं। तो देखें ऑडियो का कंटेंट, पहली बात तो ऑडियो हुई, पहले हुई ऑडियो, खत बाद में लिखा गया। तो एंड रिजल्ट क्या निकला? जो भी बातचीत हुई उसका एंड रिजल्ट मुझे ये बताएं। आप सब में से हमें अपने आप को अक्ले कुल नहीं समझना चाहिए। आप सब में से हमें बता दें कि उस खत में, तैमूर झगड़ा के खत में मुतरज़ा क्या बात है? एक चीज बता दें। आपने कहा कि जो शौकत तरीन साहब ने इसलिए कहा क्योंकि मुल्क इस वक्त सैलाबी कैफियत में था, एक गुड फेथ के अंदर ये बात हुई। उस ऑडियो के अंदर वेरी क्लियर है, क्योंकि हमारे ऊपर केसेस बने, हमें उन्होंने आगे सुने सर, पहले सवाल सुने ना सर। मैं नहीं, ऐसा नहीं है ना। मोहसिन लगारी साहब ने कहा, मैं समझ गया सर, एक सेकंड सवाल तो करने जी, मैं समझ गया। मोहसिन लगारी साहब ने कहा कि जी कोई स्टेट, हम कोई ऐसा, उन्होंने कहा मैं क्वेश्चन कर लूं कि ऐसे तो नहीं, हम एंटी स्टेट तो नहीं जा रहे। तो उन्होंने कहा जी एंटी स्टेट तो नहीं, हम चेयरमैन के खिलाफ तो नहीं जा सकते, केसेस है ये। उसके अंदर वेरी कॉन्टेक्स्ट वेरी क्लियर है कि क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर केसेस बनाए, तो इसलिए ऐसा नहीं है। मैंने भी सुना है उसको, जाहिर है उसकी बेहतरीन तशरीह तो शौकत तरीन साहब खुद कर सकते हैं। उनसे उन्होंने पूछा कि यार ये रियासत के खिलाफ तो नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा हाँ ये रियासत के खिलाफ है, लेकिन हमने फिर भी करना है, ये उन्होंने नहीं कहा। ठीक है, उन्होंने कहा, सर मैं सुन लेना, उन्होंने कहा कि उन्होंने सवाल पूछा जिस तरीके से अभी मैंने आपको पहले बताया कि यार ये जो पीडीएम कर रहा था, ये क्या रियासत के खिलाफ था? जो पीडीएम सिर्फ बातें नहीं कर रहा था, फोन कॉल नहीं कर रहा था, एक्चुअल फ्लोर ऑफ द हाउस पे वोट डाल के आईएमएफ की डील को सबोटाज कर रहा था, एक्चुअल असेंबली में वोट डाल के फैटेफ को सबोटाज कर रहा था। क्या ये रियासत के खिलाफ था? ये नहीं था। इसका मतलब, ये सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि हम रियासत के खिलाफ काम करना चाहते हैं। हकीकत बिल्कुल भी नहीं था। सर क्या आप भी दोनों जो सूबों के वज़ायर खजाना हैं सर उनको इसी तरह डिक्टेट करते हैं या उनसे रब्ता करके उनको ये बताते रहते हैं जो शौकत तरीन साहब ने किया? सर देखें, पहली बात उन्होंने डिक्टेट नहीं किया। आपने ओ भाई, मैं बोल रहा ना को उनकी इन लोगों के साथ काम किया है, वो फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी वर्किंग रिलेशनशिप है, वो उनको मशवरा देने का पूरा हक बनता है, उसमें क्या खराबी है? शौकत तरीन का मोहसिन लगारी से या तैमूर झगड़ा से फोन पे बात करना और मशवरे देने में कोई गलत बात नहीं है। ठीक है ना? अब मशवरे पे आ जाए ना, अब मशवरे सर सुन लेना। जो खत मैं फिर वही बोलूंगा, मोहसिन लगारी के तो खत ही कोई नहीं है। हकीकत क्या है, मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा, हकीकत है सिर्फ एक तैमूर झगड़ा का खत। उस खत के अंदर दो चीजें हैं। तैमूर झगड़ा आपके सामने, सारी कौम के सामने बैठ के ऑन कर रहा है उस खत को। तैमूर झगड़ा ने खुद खत को अटैच करके ट्वीट करके कौम के सामने रखा। अगर सुन लेना, अगर तैमूर झगड़ा को लगता कि उस खत में कोई गलत चीज है तो तैमूर झगड़ा खुद तो ना कौम के सामने लेके आता ना, कोई और फिर लीक करता। तो उस डिक्टेशन कहां से आ गई? जो बात आखिर में तैमूर झगड़ा के ख्याल में मुल्क के सूबे के मुफाद में थी, वो बात उसने खत में लिखी। उसमें कोई नई चीज नहीं थी सिवाय इसके क्या फ्लड्स भी आ गए। यही बात वो 2 महीने पहले भी कर चुके थे। गाड़ी में ड्राइव कर रहे थे और आपने कहा भी थी। देखें हकीकत एक जी सवाल ले लें, सादा सी बात है, आपकी शौकत तरीन साहब के साथ की जो गुफ्तगू है ये हुई है नहीं हुई है, या आपने भी कहा कि ये ब्लैकमेलिंग होगी, आपने भी कहा कि ये ब्लैकमेलिंग होगी। हकीकत सुन ले जी, हकीकत सुन ले जी सर। हकीकत ये है कि पहली चीज हमें अपने सूबे के, हमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए काम करना पड़ता है। उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा कि मैंने ख़त ऑन किया, मैंने लिखा है, मैंने इस तरीके से लिखा कि मेरे सूबे का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट हो। मैंने इस तरीके से लिखा कि उसमें हमारी IMF की डील पे कोई सवाल जो है ना IMF उठा सके ना कोई और उठा सके, और वो हकीकत जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। रोज़ कहीं ना कहीं चले जाते हैं। 2 दिन लगातार, पहले वो सिंध गए, एक दिन सक्खर के पास गए, एक दिन हैदराबाद के पास गए, गुज़िश्ता कल वो बलूचिस्तान गए थे और आज KP गए हैं।
और इतनी जगहों पे तबाही हुई है, इतनी जगहों पे तबाही हुई है कि वज़ीर आज़म हर जगह ज़ाहिर है नहीं पहुंच सकते, दूसरे दीगर लीडरान पहुंच रहे हैं। आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा तौसा शरीफ के पास तशरीफ़ ले गई हैं, दीगर रहनुमा मुस्लिम लीग के जा रहे हैं और पार्टीज़ के जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, मुराद अली शाह साहब हैं, फील्ड में ही हैं वो लोग बेचारे। खुर्रम दस्तगीर साहब कई दिनों से सिंध में हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत जगहों पे पानी भर गया है ग्रिड स्टेशंस पे और बिजली का बड़ा मसला हो गया है। अब बलूचिस्तान की तबाही का आप लोगों को पता है कि क्या हाल है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 15 अरब रुपया सिंध के लिए एक अलग से अनाउंस किया है, शायद कल बलूचिस्तान में भी शायद 7.5 अरब रुपये अनाउंस किया है, केपी में भी अनाउंस करेंगे। इसके अलावा 28 अरब रुपये हम एक दे चुके हैं, 5 अरब रुपया एक दे चुके हैं NDMA को, और मज़ीद 100 अरब रुपये की डिमांड आ गई है। पैसे वो नहीं हैं जो 100 अरब रुपये मेरे पास, लेकिन फिर अल्लाह ताला कहीं से इसका कोई